नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आलो आंधारी, जिसकी लेखिका हैं बेबी हालदार, जो कि मात्र 7वीं कक्षा तक पढ़ी हैं, ही पढ़ी हैं और गुड़गांव में प्रेमचंद जी के पोते के यहाँ वो नौकर के तौर पर काम करती थीं। लेकिन उनके प्रतिभा को उन्होंने पहचाना। श्री प्रबोध कुमार जी, जिनको यहाँ पर उन्होंने तातुस कहा है, उन्होंने उनको पहचाना, जो कि खुद प्रोफेसर हैं, एक नृविज्ञानी प्रोफेसर हैं, और उन्होंने इनके प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अवसर दिया कि वो कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ करें, ताकि उनको भी दुनिया जान सके। तो ऐसे सबसे पहले हम उन्हीं की ज़ुबानी यानी बेबी हलदार जी की ज़ुबानी ही हम उनका एक साक्षात्कार है, थोड़ा सुनते हैं, उसके बाद हम आगे पाठ पर चलेंगे। वो किताब पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा वो किताब, जैसे कि मेरा ही कहानी उन्होंने लिखा है, मेरा ही मुंह से, मेरा ही जुबान से उन्होंने कुछ कहा है। वही मेरा आलो अंधारी लिखने से पहला बुक था। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। लिखने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ, बिल्कुल ही तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मेरी मन की बात था, मेरे अंदर की बात था। जैसा मेरा तातुस ने बोला, जो तुमने लिखना शुरू करोगे, बस बिल्कुल वैसा ही मैंने लिखना शुरू कर दिया। आलो अंधारी আমার বইয়ের নামটা বাংলা में हो जा रहा। आलो अंधारी ये नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरे जिंदगी का ये वैसा ही एक हिस्सा है। मतलब अंधेरे से एकदम से रोशनी में आ गए। आलो मतलब रोशनी, आलो मतलब रोशनी, अंधेरा सबको पता है, आलो अंधारी। मेरा लाइफ का ये नाम जुड़े है, ये नाम जो है मेरे लाइफ से मिलते हैं बहुत, और लोगों को बहुत पसंद भी आया ये नाम। इसलिए पसंद आया ये नाम, जो मेरे लाइफ से ये नाम सूट करता है। बहुत अच्छा लगता है लोगों को आलो अंधारी नाम से ये बुक। Your book has been translated into 25 languages. आलो अंधारी मैंने जब लिखना शुरू किया, मेरे दिमाग में तब कुछ नहीं था। मेरे तातुस ने मुझे बोला, बातचीत करते थे, ऐसा बातचीत करते थे जो ऐसा ही तुम घर का कामों में ही तुम जिंदगी बिता दोगे क्या, इसी तरह से तुम्हारा बच्चे कैसे क्या बोलेगा, बड़े होके क्या परिचय देगा, तुम्हारा मम्मी क्या करती है क्या, इस तरह से हमसे बात करते थे मेरे तातुस। तो फिर मैंने उनको इस तरह से बात करती थी, अभी इस उम्र में क्या काम कर सकती हूँ, मैं इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, क्या काम हो सकता है मुझसे। तो लेकिन नहीं, उन्होंने बोला जो अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पढ़ना चाहोगे तो पढ़ भी सकते हो, कुछ करना चाहते हो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो हो सकता है। इस तरह से हमसे बात करते थे। तो मैंने जैसे घर का काम करते हैं करती थी, मैं डस्टिंग करती थी, उस घर में इतना सारे बुक देखा, बंगला बुक देखा, तो मैं जब भी मैं वो डस्टिंग करने जाती थी, एक एक बुक निकल के मैं पढ़ने का कोशिश करती थी। फिर एक दिन मेरे तातुस जाके देख रहे हैं मेरा वो किताब के ऊपर बहुत आकर्षण है। तो अचानक जाके देख रहे, क्या कर रहे हो तुम, क्या ये पढ़ना चाह रहे हो, क्या पढ़ना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो। अच्छा, तो नसरीन की किताब निकाल के मेरे हाथ में दिया। तो बहुत दिन बाद वो किताब मुझे बहुत दिन बाद मुझे पढ़ने के लिए मिला था। तो मैंने पढ़ा, तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था वो कहानी मेरा ही कुछ है, बात उसमें मेरा ही जुबान से कुछ है, उन्होंने मेरे ही जुबान से कुछ कहा है। तो उसके बाद जब तातुस ने बोला, पूछे हमसे, जो मैंने जो तुम्हें कॉपी दिया था वो उसमें कुछ लिखे हो या नहीं, उसमें क्या कर रहे हो। वो किताब पढ़ने के बाद 2-4 दिन के बाद तातुस ने मुझे ये कॉपी दिया था हाथ में। कॉपी देने के बाद समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे मन में अभी क्या कुछ, मेरे दिमाग में इतना मन में कुछ है जो मैं किसी को कह नहीं सकती हूँ, और कहने से शायद कोई विश्वास भी नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ।
तो ऐसा इसलिए कह नहीं पाती हूँ किसी को। जो हमारे देश में ज़्यादातर लेडीज़ों का कहानी इसी तरह का ही है, कोई सुनता नहीं है, सुन के भी अनसुना करते हैं। तो मैंने यही सोच के मैंने लिखना शुरू किया, और लिखने के बाद मुझे नहीं लगा था, फिर भी मुझे नहीं लगा था मेरा कहानी लोगों को इतना पसंद आएगा और इतना पढ़ा जाएगा। और एकदम से इतना लोगों को जैसा मेरे साथ ऐसा एकदम सरप्राइज जैसा हुआ। ये ऐसा कहानी लोगों को इतना पसंद किया, इतना भी हुआ, उनके हाथ में दिया, उनको बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था ऐसा बात जो ये तुम बहुत अच्छे लिख रहे हो, बहुत ही अच्छे लिख रहे हो। ऐसा लेखन हमें बहुत पहले पढ़ने के लिए मौका मिला था। एक लड़की थी एनी फ्रैंक की डायरी करके, उनके जैसा तुम्हारा लेखन हो रहा है, लिखना बंद मत करो, बहुत अच्छा लिख रहे हो और ये बहुत लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा। इस तरह से इतना अच्छा लगा उनको, इतना अच्छा लगा, आंखों से इतना पानी आने लगा, उनको इतना अच्छा लगा। हाँ, तो मुझे लगा उनका चेहरा देख के इतना क्या है इस कहानी में जो उनको इतना अच्छा लगा। तो मैंने फिर भी लिखना ही शुरू करते रहा, लिखते ही गई हूँ मैं, और लिखते गई हूँ और उन्होंने ट्रांसलेट करते गए हिंदी में। और जैसे ही ट्रांसलेट करते गए फ़ोन में उन्होंने अपने मित्रों को बताते गए फ़ोन करके, जो देखो हमारे घर में ये बेबी है, ये ऐसा ऐसा लिखना शुरू किया, ऐसा ऐसा उसका कहानी है, ऐसा लिखती है। तो ऐसा फिर उनको भी, उनका मित्रों लोगों को भी बहुत अच्छा लगने लगा। फिर उनके मित्रों लोगों को उनके मित्रों लोग भी हमें फोन करने लगे, चिट्ठी भेजने लगे, जो बेबी बहुत अच्छे लिख रहे हो, ऐसा लेखन हमें बहुत अच्छा लगता है, लिखना बंद मत करो, प्लीज़ तुम लिखना जारी रखो। तो आपने अभी सुना बेबी हालदार जी को, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ये लिखना प्रारंभ किया, क्यों लिखना प्रारंभ किया, किनके वजह से उन्होंने यह कार्य किया। तो जैसा कि आपने सुना उनके बारे में, तातुस यानी जिनके यहाँ वो नौकरी कर रही थी, जो खुद एक नृविज्ञानी प्रोफेसर हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई बांग्ला भाषा में वो जो रचना थी वो कलकत्ता भेजते थे अपने एक मित्र के पास, जिसको इन्होंने जेठू कहा है पाठ में। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको जेठू शब्द का प्रयोग दिखेगा। तातुस उनके लिए जिनके यहाँ काम कर रही हैं, यानी प्रबोध कुमार जी, जो कि प्रेमचंद जी के नाती हैं, और जेठू उन्होंने उसको बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया था। यहाँ देखिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ जहाँ सेना की नौकरी में उनके पिता तैनात थे। इनका जन्म संभवतः 1974 ईस्वी में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमज़ोर होने के कारण 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह दुगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 12-13 वर्षों के बाद पति के ज्यादतियों से परेशान होकर वे 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गईं। कुछ समय बाद वे गुड़गांव चली आए और घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही हैं, अभी भी हैं वहाँ पर। ये इनकी प्रमुख रचना आलो आंधारी 2002 में, यह मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई, इसका हिंदी अनुवाद किया गया। 61 रूपांतर बंगाली, एक जीवन कम साधारण, उर्वशी बुटालिया द्वारा यह जुबान के रूप में लिखा गया इनके ऊपर। घरे फादर पाथ, ये बांग्ला में एक आत्मकथात्मक है जो 2014 में लिखी गई है इनके द्वारा। पाठ का सारांश देखिए क्या है, यहाँ बहुत छोटे रूप में है, हालांकि इतने में आप सारांश नहीं कह सकते, लेकिन चूँकि हमें थोड़े में ज़्यादा समझना है, तो यह उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। यह साहित्य के उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने अतरे में पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। यह एक ऐसी आप बीती है जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई है, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप से हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी, पर रूह को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में रोई मुस्कुराई। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी।
वह सभी को अपने अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देती थीं। लेखिका की पहचान सुनील कुमार नामक युवक से थी। एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपये महीने पर महिला को उसे रख लिया और घर की सफाई व खाना बनाने का काम दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका को भला बुरा कहा, लेकिन लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती व खिलाती। उसे बच्चों के भविष्य की चिंता थी। अगली स्लाइड देखिए। ये शब्दार्थ हैं कुछ जिन्हें आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ स्वामी यानी पति, चुक चुक यानी अफसोस जताने का भाव, फौरन यानी तुरंत, राजी यानी सहमत, बकते बकतक यानी गालियाँ देते हुए, बाबा यानी पिता, चेष्टा यानी प्रयास, दादा यानी बड़ा भाई, भाड़ा यानी किराया, हठात यानी हठपूर्वक, अचानक, माया यानी दया, दरकार यानी ज़रूरत, चेहरा खिल उठना, प्रसन्न होना, बाध्य यानी मजबूर, तीसरे पहर यानी दोपहर और शाम के बीच का समय, चारा यानी रास्ता, बंधु यानी मित्र, तातुस यानी पिता के समान, डस्टिंग यानी झाड़ू पोछा करना, मन मसोसना यानी मन की बात मन में रखना, अमाय मे बेला यानी पुस्तक का नाम है। तस्लीमा नसीम बांग्लादेश की प्रसिद्ध लेखिका हैं जो आजकल निर्वासित जीवन जी रही हैं और भारत में ही रहती हैं। ड्रार यानी मेज के अंदर वस्तु रखने की बनी जगह, ऊह यानी टालने का भाव, चैन यानी आराम, बांदी यानी दासी, नागा करना यानी अंतराल या छुट्टी करना, हाट यानी स्थानीय बाजार, पाड़ा यानी मोहल्ला, चेष्टा यानी प्रयास, ताने मारना, व्यंग्यात्मक बातें, सिर पकड़कर बैठना, अत्यधिक परेशान होना, सहेज कर संभाल कर, मोह यानी प्रेम, लगाव यानी प्यार, राजी यानी सहमत, वयस यानी उम्र, गैर कानूनी कानून के विरुद्ध, खटना यानी काम में लगातार लगे रहना, भागदौड़ यानी ज़्यादा काम। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं जो आमतौर पर समझने के लिए पाठ को बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, शर्मिला दी और बेबी के संबंधों के बारे में बताइए। शर्मिला दी कोलकाता में रहती थी। वह बेबी को हिंदी में चिट्ठियाँ लिखती थी। उनकी चिट्ठियों में अलग तरह की ही बात होती थी। बेबी सोचती थी कि वे भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी होंगी। क्या वह उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ। उसे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती हैं और चिट्ठियाँ भी अपनी बांधवी की तरह लिखती हैं। तातुस उसकी चिट्ठियों को पढ़कर सुनाते तो वह अपनी टूटी फूटी बांग्ला उन्हें लिख देती थी। उदास होने पर वह उन्हें पढ़ती तथा प्रसन्न होती। बेबी के लिए तातुस के हृदय में माया है। माया यानी प्रेम, जैसा कि शब्दार्थ में बताया मैंने, स्पष्ट कीजिए। तातुस ने बेबी को काम पर रखा। वे उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं तथा उन्हें स्कूल में भेजने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। वे बच्चों के स्कूल में प्रवेश के लिए बेबी की मदद करते हैं। जब बेबी उन्हें दूसरे घर में काम तलाशने की बात कहती है तो वे उसे दूसरी कोठी में काम न करने की सलाह देते हैं। वे कहते तो कुछ न थे, परंतु कुछ ऐसा सोचा करते थे कि बेबी को महसूस होता था कि वे बेबी के प्रति माया रखते हैं। कभी कभी वे बर्तन पोंछ रहे होते थे और कभी जाले ढूंढ रहे होते थे। सुनील ने बेबी की सहायता कैसे की। सुनील 30-32 साल का युवक था जो एक कोठी में ड्राइवर का काम करता था। बेबी ने उसे कहीं काम दिलवाने के लिए कह रखा था। जब सुनील को पता चला कि बेबी को 1.5 सप्ताह से कोई काम नहीं मिला तो वह उसे तातुस के घर ले गया। उनसे बातचीत करके उसने बेबी को उनके घर काम दिलवा दिया। अगला प्रश्न, तातुस ने बेबी को क्या दिया, उस पर बेबी की क्या प्रतिक्रिया थी। तातुस ने बेबी की पढ़ने लिखने में रुचि देखी तो उन्होंने उसे पेन व कॉपी दी तथा लिखने को कहा। उन्होंने कहा कि होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आएँ सब इस कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन कॉपी लेकर बेबी सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखेगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुस ने पूछा तो वह चौंक पड़ी। उसने कहा कि सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। लेखिका को लेखन के लिए किन किन लोगों ने उत्साहित किया। लेखिका को लेखन के लिए उससे सबसे पहले तातुस ने प्रेरित किया। उन्होंने ही उसका परिचय कोलकाता और दिल्ली के लोगों से करवाया। इसके अतिरिक्त कोलकाता के जेलू लिखा है, जेठू है, जेलू आनंद अध्यापिका शर्मिला आदि पर पत्र लिख करके उसे प्रोत्साहित करते थे और दिल्ली के रमेश बाबू उनसे फ़ोन पर बातें करते थे। तातुस के घर बेबी सुखी थी फिर भी उदास हो जाती थी। क्यों।
तातुस के घर पर बेबी को बहुत सुविधाएं व सहायता मिली, परंतु उसे अपने बड़े लड़के की याद आती थी। उसकी सोचना 2 महीने से नहीं आई थी। जो लोग उसके लड़के को लेकर गए थे उनके दिए पते पर वो लड़का नहीं रहता था। उसने कुछ दूसरे लोगों से पूछा तो किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, इसलिए वो कभी कभी उदास हो जाती थी। मोहल्ला वासियों का लेखिका के प्रति कैसा रवैया था? उत्तर है, जब वो किराए पर रहती थी तब की बात यहाँ की गई है। लेखिका अकेली रहती थी, इस कारण मोहल्ले वासियों का रवैया को अच्छा नहीं था। वे उसे हर समय परेशान करते थे। महिलाएं उसे तरह तरह के सवाल करती थी। कुछ पुरुष उसके साथ बात करने की कोशिश करते थे तो कुछ उसे ताने देते थे। औरतें उसके अकेले रहने का कारण पूछती। लोग पानी के बहाने उसके घर के अंदर तक आ जाते थे। वे उससे अजीबोगरीब सवाल पूछते जिनके जवाब लोक लिहाज से परे थे। दुखी होकर उसने मकान बदलने का फैसला किया। बेबी को अपनी माँ की मृत्यु का समाचार कैसे मिला? एक दिन बेबी के पिता उससे मिलने आए। उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने इधर उधर की बातें करनी आरंभ कर दी। फिर बताया कि उसकी माँ तो 6-7 महीने पहले ही दुनिया छोड़ गई। उसके भाइयों ने उसे नहीं बताया। बेबी सिसक सिसक कर रोने लगी। बेबी ने पार्क में घूमना क्यों छोड़ दिया? तातुस के कहने पर बेबी बच्चों को पार्क में घुमाने ले जाती थी। वहाँ अनेक बंगाली औरतें भी थीं। वे उसके पति के बारे में तथा यहाँ अकेले रहने के बारे में तरह तरह के सवाल पूछती थी। बेबी को इन बातों का जवाब देना तथा पुरानी बातों को फिर से दोहराना अच्छा नहीं लगता था। पार्क में आने वाली बंगाली लड़के भी उदारतापूर्वक व्यवहार करते थे। इन सब कारणों से उसने पार्क में घूमना छोड़ दिया। तो ये देखिए गृह कार्य है। अपनी प्रकाशित रचना देखने से बेबी पर क्या प्रतिक्रिया हुई? दूसरा है, अपने परिवार से लेकर तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? तीसरा, इस पाठ के से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। प्रश्न चौथा है, आलू आंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों पर भी नज़र डालती है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा है, बेबी की ज़िंदगी में तातुस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। आलो आंधारी पाठ के आधार पर तातुस का चरित्र चित्रण कीजिए। बेबी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो ये थे कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।